चलिए। Good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। Dear students, in last class in volume 2 we have discussed approx 30 English spoken sentence. I have also told you next day I will also tell you some special English spoken sentence which will help you in your English conversations and English spoken language. So today I am also going to write some English spoken sentence and you will also memorize such English spoken sentence which makes your language easy and attractive. English spoken is also part of English language. Whenever you will not learn English spoken sentence, you will not able to speak English fluently with your friends, with your teachers, with anyone. So it is your duty with a grammar topic and grammar knowledge. You will also learn some English spoken sentence. It is very essential for you. So without delaying, let us start our class and learn some English spoken sentence. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस को लिखेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने लगभग 30 इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस वॉल्यूम 1 में लिखा और जाना, और आज भी हम लोग कुछ इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस को जानेंगे। इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस जो कि आपके लैंग्वेज को काफी इजी कर देगा। केवल ग्रामर के टॉपिक पढ़ने से ही आप सेंटेंस का कंपोजिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ब्राइटनेस देने के लिए, अट्रैक्शन देने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगा जो कि आपको इंग्लिश स्पोकन में आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस को सीखना होगा, इसे याद करना होगा, तो ही आप सेंटेंस कंपोजिशन कर पाइएगा। और इसके साथ साथ इस सेंटेंस को मिला करके आप जो है यूज कर सकते हैं। तो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो एंड लर्न सम इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस। जिसमें हम लोग बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वाक्य जो कि हमें बोलना पड़ता है, उसको हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते, डायरेक्ट उसको याद करके उसको लिखना पड़ता है। अब जैसे पहला सेंटेंस है, पानी गर्म कर दो। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं पानी गर्म करने के लिए, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको कहता है आदेशवाचक। पानी गर्म कर दो, इसे यहाँ लाओ, वहां जाओ, यहाँ आओ, यह करो, वो करो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस जितना भी होता है, मैंने पहले भी बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस जो आपका मेन वर्ब से शुरू होता है। किसी को बोलते हैं वहां जाओ, इंग्लिश बोलते हैं गो हियर। यहाँ आओ तो कम हियर, वहां मत जाओ तो डोंट गो हियर, यहाँ मत आओ डोंट कम हियर। बोलो तो स्पीक, मत बोलो तो डोंट स्पीक। इसी प्रकार पानी गर्म कर दो, इसमें गर्म करना आपका वर्ब है, इसलिए इसको बोलते हैं हीट अप द वाटर। इसको डायरेक्ट बोलते हैं हीट अप द वाटर। कृपया पानी गर्म कर दीजिए, प्लीज हीट अप द वाटर। या बोलेंगे हीट अप द वाटर, पानी गर्म कर दो। मुझे तुम पर गर्व है, कहने मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, पॉजिटिव काम किया, आपको खुशी होती है। और खुशी होती है तो आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं मुझे तुम पर गर्व है, तुमने बहुत अच्छा किया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, आपने बहुत महान काम किया, गुड वर्क किया, आपको खुशी होती है। और खुशी की इजहार करने के लिए आप बोलते हैं मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। इंग्लिश में आप बोलिएगा आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। खाना परस दो, आप अपनी मम्मी को बोलते हैं, आप अपनी सिस्टर को बोलते हैं, या और अपने ग्रैंड मदर को बोलते हैं कि मम्मी खाना परस दो, या दीदी खाना लगा दो। खाना परस दो तो मतलब खाना लगा दो, लगा दो मतलब थाली में लगा करके देगा। तो खाना परस दो, इसको बोलेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड। वैसे सर्व किस होता है, सेवा करना। चाय दे दो या चाय परस दो, यानी चाय दे दो, तो वहां भी सर्व द टी। खाना परस दो, सर्व द फूड, सर्व द फूड। हम लोगों की भी एमओ पास लगा देंगे, तो खाना परस दो को इंग्लिश में बोलेंगे सर्व द। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस सर्व से शुरू हुआ। जैसे हीट अप हुआ, पानी गर्म करना, ये वर्ब हो गया। उसी प्रकार सर्व मतलब होता परोसना, ये भी आपका वर्ब हो गया, क्योंकि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, मेन वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत किया जाता है। तो खाना परस दो या खाना लगा दो, तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड।
फिर चौथा है, इसे बच्चों के बीच बांट दो। कुछ फल दे दिए या कुछ टॉफी वगैरह दे दिए, हम बोलते हैं जाओ इसको जो है बच्चे के बीच बांट दो मतलब उसको दे दो बच्चे के बीच है, एक एक करके सारे बच्चे को जितना हिस्सा लगता है दे दो। फिर डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट इट, इसे अगर है तो इट लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, यानी बच्चे के बीच बांट देना है अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। दो के बीच अगर रहता है तो हम लोग बिटवीन, प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़े थे कि दो के बीच के संबंध को दिखाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अनेकों के बीच के लिए हम लोग अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट इट या दीज, बहुत सारी चीज है तो दीज लगा देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, मिठाइयां रहेगा तो स्वीट्स लिख देंगे, टॉफी रहेगा तो टॉफी लिख देंगे है। तो डिस्ट्रीब्यूट फूड रहेगा तो फूड लिख देंगे, फूड्स को लिख नहीं सकते हैं है, मेटेरियल नाउन है इसलिए वहां फूड ही लिखना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट इट या बहुत सारी चीज है वहां दीज लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, मतलब इन्हें बच्चों के लिए बांट दो। मुझे पूरा विश्वास है, इसका निगेटिव है, मुझे पूरा विश्वास नहीं है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। मुझे विश्वास है, किसी के प्रति विश्वास होता है, मुझे विश्वास है कि वो लड़का यह काम जरूर किया हो, मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि आपने ऐसा किया, आप ऐसा कर सकते हैं नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास नहीं है तो आई एम नॉट श्योर। अच्छा भाई मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है तो आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास नहीं है आई एम नॉट श्योर नहीं। मुझे अकेले छोड़ दो, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, आप हमको बार बार टर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि आपके कारण हमको डिस्टर्बिंग हो रहा है, मतलब मुझे अकेले छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे, आप मत बीच में पड़िए, तो लीव मी अलोन, अकेले छोड़ दो। कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो लड़ाई झगड़ा के बाद जब हम शांत हो जाते हैं तो हम अकेला महसूस करते हैं, हम अकेला रहे शांति में रहे, तब बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, हमको अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले छोड़ दो, हमको डिस्टर्ब हो रहा, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, अलोन मीन्स होता अकेले, तो लीव मी अलोन या लोनली बोल देंगे, मुझे अकेले छोड़ दो। लीव मी छोड़ना होता है, लीव मी अलोन मतलब मुझे अकेले छोड़ दो। मुझे एक मौका दो, पहला मौका हम गवा दिए, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हम समझते मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दो, इस बार हम अच्छा करेंगे। भाषण देने के लिए आपको मौका दिया गया, पहला चांस हम गवा दिए, बढ़िया से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, फिर आप बोलेंगे मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए, गिव मी ए चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी ए चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी ए चांस, ठीक है। इसे मुझ पर छोड़ दो, हम कर लेंगे, जैसे कोई काम है दोनों भाई मिल करके कर लेना, हम लोग बोलते हम अकेले कर लेंगे, हम पर छोड़ दीजिए ना, हम कर लेंगे, क्या छोटा मुर्गा काम दो आदमी के बीच बांटते हैं, हम पर छोड़ दीजिए ना, आपको टेंशन नहीं होगा, हम इस काम को कर लेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीव इट ऑन मी, इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मेरा जिम्मेदारी है कि काम को कैसे करना, हाउ टू डू दिस वर्क, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो गिव मी, सो लीव इट ऑन मी, आई विल डू दिस, मैं इसे कर लूंगा, आई विल डू दिस, हाँ आई विल डू दिस, मैं इसे कर लूंगा, तो लीव इट ऑन मी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। इंग्लिश बोलेंगे लीव इट ऑन मी। आगे है देखिए, ये मेरा फैसला है, कभी कभी उन्होंने बोल मेरा फैसला है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगे, मम्मी पापा बोलते हैं बच्चा सबको, ये मेरा फैसला है, तुम यहाँ नहीं रहोगे, इट इज माई डिसीजन, यू विल नॉट स्टे हियर, ये मेरा फैसला, तुम यहाँ से चले जाओ, इट इज माई डिसीजन, गो अवे फ्रॉम हियर, नहीं, यह मेरा फैसला है कि तुम अपना काम करो, डू योर वर्क, बोलते हैं ना कभी कभी, यह मेरा फैसला है, इट इज माई डिसीजन, ये मेरे पिताजी का डिसीजन है, निर्णय है, ये फैसला है, दिस इज माई फादर्स डिसीजन, जिसका रहेगा वो जोड़ देंगे, तुम्हारा फैसला है, इट इज योर डिसीजन, या उसका फैसला है, दिस इज हिज डिसीजन, उसकी फैसला है, मम्मी के लिए आप यूज करना चाहते हैं, फीमेल के लिए तो हर डिसीजन लिख देंगे, ठीक है। तो डिसीजन मतलब होता है फैसला या निर्णय, ठीक है, यह मेरा फैसला है, बोले इट इज माई डिसीजन, यह मेरा निर्णय है, यह मेरा फैसला है, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है, चले जाओ, कोई भी मतलब यह है नो एनी ऑप्शन, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई विकल्प नहीं है इसका, कोई विकल्प नहीं है, जो है यही है, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, नो एनी ऑप्शन, नो एनी ऑप्शन, ऑप्शन मतलब होता है विकल्प। लाइट बंद कर दो, जैसे बल्ब जल रहा है, उसको कहेंगे किसी को ऑर्डर, किसी बच्चा को कह रहे जाइए जाओ बल्ब को ऑफ कर दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, और जलाने के लिए कहेंगे तो यहाँ ऑन लगा देंगे, ऑन का ऑफ होता है, अपोजिट में आपने पढ़ा होगा कि ऑन और ऑफ, ऑन मतलब जलाना, ऑफ मतलब बंद करना, तो स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ क्लोज नहीं बोलेंगे,
क्लोज नहीं बोल करके हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, और डबल एफ ऑफ। तो स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द बल्ब, अगर बल्ब बोलना चाहे तो बल्ब भी बोल सकते हैं। पंखा वाली बातें आएगा तो स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन। ऑन रहेगा तो जलाना है या चालू कर देना है, ऑफ रहेगा तो बंद कर देना है। तो बंद का पंखा को तो आप जाकर के बंद करते नहीं है, जहाँ स्विच है स्विच को आप प्रेस कर देते हैं, तो हम बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। यहाँ लाइट का मतलब हो गया लाइट बंद कर दो। जब पंखा बंद करने के लिए कहेगा तो यहाँ फैन लगा देंगे, जलाने के लिए रहेगा तो ऑन लगा देंगे, स्विच ऑन द लाइट क्या कहते हैं बल्ब, या स्विच ऑफ द बल्ब, या स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, वहां लगा करके हम बना सकते हैं। कोशिश करते रहो, जरूर सफलता मिलेगा। करते रहो, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं, कंटिन्यूटी को लगातार करते रहो। कीप इट ट्राइंग ऑन, कीप इट ट्राइंग ऑन। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, इसका जो है चौथा रूप में ले जाएंगे। कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं। तो कीप इट ट्राइंग ऑन, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, और ट्राइंग मतलब कोशिश करते रहना, ये कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो कीप इट क्या कहते हैं ट्राइंग ऑन, इसे चालू। आपने पढ़ा होगा एडवर्टीजमेंट पेपर में, एडमिशन इज गोइंग ऑन। तो एडमिशन इज गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है, नामांकन जारी है। रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, रजिस्ट्रेशन या निबंधन चालू है या जारी है, आप जाकर के निबंधन करा सकते हैं या एडमिशन करा सकते हैं। तो लगातार कोई काम होते रहता है, कंटिन्यूटी रूप से चलते रहता है, वहां वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करता है ट्राइंग। एडमिशन इज गोइंग ऑन, नामांकन जारी है, नहीं तो आप भी बोलते हैं गोइंग ऑन। तो कीप इट ट्राइंग ऑन मतलब कोशिश करते रहो, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगा। श्योरली यू विल गेट सक्सेस, नहीं श्योरली यू विल गेट सक्सेस, निश्चय ही आप सफलता को प्राप्त कीजिएगा। कीप इट ट्राइंग ऑन। इसके बाद है मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, गुस्सा में आकर के बोलते हैं मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तो दबाने मतलब गला दबा देंगे, नहीं मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। आई विल चॉक यू, चॉक मिस होता गला दबाना, CHOK चॉक। तो बोलेंगे इंग्लिश में आई विल चॉक यू, चले जाओ यहां से, गो अवे फ्रॉम हियर, आई विल चॉक यू, अन्यथा मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अन्यथा का भी प्रयोग हमें किस का प्रयोग करते हैं, कभी बोलते हैं जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, हरी अप इस विल मिस द ट्रेन। बोलते हैं बोलचाल की भाषा में जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो हरी अप इफ यू मिस द ट्रेन, या अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ये हो गया कंडीशनल में, हम लोग कंडीशनल में पढ़ेंगे उसा। इसके बाद ये जनरली बात है मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, आई विल चॉक यू। वैसे आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्पोकन में सेल विल का इतना फर्क नहीं माना जाता। किसी के साथ भी आप विल लगा सकते हैं तो वहां आपका गलत नहीं होगा, इसलिए आई के साथ सेल लगाना जरूरत नहीं है। जबकि आप ग्रामेट्री चैप्टर में आप पढ़ते हैं आई और वी के साथ सेल लगाना है, अदर सब्जेक्ट के साथ भी लगाना है, लेकिन स्पोकन में ये सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, सेल विल में उलट पुलट हो जाता है। तो बोल सकते हैं आई शैल चॉक यू या आई विल चॉक यू। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली या डोंट बी फूल, या स्टूपिड मूर्ख का फूल भी होता है डबल ओ फूल, या पुलिस जिसको कहते हो सिल्ली, SILL सिल्ली मतलब होता है बेवकूफी, नहीं या स्टूपिड भी बोल सकते हैं। डोंट बी सिल्ली, डोंट बी सिल्ली मतलब मूर्ख मत बनो, किसी को तो ज्यादा बेवकूफ मत बनो, पढ़ लिख करके बेवकूफ बनते हो। तो डोंट बी सिल्ली, डोंट बी सिल्ली या डोंट बी फूल। मुझे यह वाला पसंद है, देखिए आप इसका प्रयोग हम लोग करते, मुझे यह वाला पसंद है, वो वाला नहीं यह वाला। अब जैसे बच्चा सब देखते हैं दुकान के पास खड़ा रह जाता है, दुकानदार कहता क्या लोगे, वहां बहुत सारे टॉफी रखा हुआ है, बहुत सारे कुरकुरे वगैरह का पैकेट रखा हुआ है, आप छोड़ करके देते हैं, दुकानदार कहता नहीं अंकल वो वाला दीजिए, मुझे वो वाला पसंद है। फिर नहीं ये वाला ना वो वाला, तो कहने का मतलब इशारा कर रहा है मुझे यह वाला पसंद है तो वह वाला पसंद है, मुझे यह वाला पसंद है वो नहीं यह वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन, मुझे वह वाला पसंद है, आई लाइक दैट वन। तो दिस वन और दैट वन का प्रयोग करते हैं। मुझे यह वाला कलम पसंद है, आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेन, मुझे वह वाला कलम पसंद है, आई लाइक दैट पेन। मतलब नाम नहीं ले रहा लेकिन खाली इशारा कर रहा है ये वाला और वह वाला। तो ये वाला है यहाँ का, वह वाला है उधर वाला, तो उसका नाम नहीं ले सकता लेकिन इशारा करके बोल सकता है यह वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन, मुझे वो वाला पसंद है, आई लाइक दैट वन। आइसक्रीम में भी बोलता है कौन आइसक्रीम लोगे, तो मुझे ये वाला देने लगा कि मुझे यह वाला ना वो वाला चाहिए, आप कौन वाला पसंद है, फिर वो वाला देगा तो ये ना वो कहने का वो नाम नहीं जान रहा,
हाँ, 2 बार 3 बार दिखाते दिखाते तो समझ में हाँ यही है क्या। तो ऐसा बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। आई लाइक दिस वन, आई लाइक दैट वन। दिस वन मतलब यह वाला, दैट वन मतलब वो वाला। तो इस प्रकार आज केवल 15 इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस को बताऊंगा और ये 15 स्पोकन सेंटेंस को आप इतनी अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि बोलचाल की भाषा में आपको सोचना ना पड़े कि कौन सा सेंटेंस कहां प्रयोग किया जाएगा। तो वैसे मैंने समझा दिया, मुझे लगता है कि आपको और दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगा। इसी प्रकार फिर अगले क्लास में हम लोग फिर 15-20 सेंटेंस, ज्यादा हम लोग स्पोकन सेंटेंस नहीं रखेंगे, तो मात्र 10 से 15 स्पोकन सेंटेंस प्रत्येक दिन हम लोग जानेंगे, प्रत्येक दिन समझेंगे नहीं। और उसी सेंटेंस का अगर हम लोग यूज करते रहे तो आपके पास सेंटेंस का कलेक्शन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस सेंटेंस को दिखाने के साथ आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप इसे लैंग्वेज में यूज कीजिएगा। कितने सेंटेंस को लिख लीजिए, जब तक आप उसको यूज नहीं कीजिएगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं। कोई बच्चा आज अंग्रेजी बोल लिया है, अब हम लोग अपने परिवार में मम्मी मम्मी पापा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग बच्चा, छोटा बच्चा मॉम डैड का प्रयोग करते हैं। वो किसी डिक्शनरी में नहीं पढ़ा है, किताब में नहीं पढ़ा है, लेकिन वो सुना है, सुन करके याद होता है। इंग्लिश स्पोकन या कोई भी स्पोकन सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सुनना जरूरी है, पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना सुनना जरूरी है। 80% बच्चा सुन करके वह याद होता है। छोटे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, राइम्स याद हो जाता है। 3 साल का बच्चा है लेकिन राइम्स कंठस्थ याद है, लेकिन स्व लिखने नहीं जानता है, ABCD लिखने नहीं जानता है, लेकिन राइम्स याद हो जाएगा, गाना याद हो जाता है। कहां से याद हो जाता है? वो बोल लेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार व्हाट आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड। 4 लाइन क्या 10-10 लाइन का उसको याद हो जाता है, लेकिन कहीं का लिखिए ये नहीं जानता ये कहां से पाएगा, लेकिन उसको सुन करके याद हो गया। क्योंकि सुनने से बहुत सारी चीज याद होता है। कितना पढ़ लीजिएगा क्या, एग्जाम में तो लिखिएगा नहीं, इसको इस परीक्षा में पूछेगा आप लिख लीजिएगा, वो तो जनरल चीज है। इसको बोलचाल की भाषा में, जब तक बोलचाल में इसका यूज नहीं कीजिएगा, जब तक कोई बोल रहा है उसको सुनिए कि वो क्या बोल रहा है, किस कंडीशन में बोला। आप भी उसको दिमाग में रखिए कि फल्ला कंडीशन में वो शब्द का इस्तेमाल किया गया, हमको भी जरूरत पड़ेगा तो हम भी याद करेंगे, हम भी उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज आपने देखा होगा, 3 क्लास का बच्चा, 3 साल का बच्चा स्कूल, 3 साल या 5 साल के बाद स्कूल जाता, इसके बाद भी पहले वो हिंदी सीख लेता। क्या किताब स्कूल में जाकर के सीखा है? कहीं नहीं सीखा, घर परिवार में सुन करके सीखा। जिस प्रकार हिंदी को वो सुन करके सीखा है। आप विद्यालय आने से पहले हिंदी नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते हो, आपने तो कहीं नहीं पढ़ा, फिर भी हिंदी आप कैसे सीख गए? उसी प्रकार इंग्लिश की बात है, इंग्लिश भी आप अपने सुनिए, किससे सुनिएगा? अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स आपका तो हिंदी इंग्लिश बोलते नहीं, आप सुनिएगा। फ्रेंड से सीखिएगा, फ्रेंड तो आपका इंग्लिश नहीं बोलता, तो इंग्लिश बोलता ही नहीं है तो आप सुनिएगा किससे? तो आपको क्या करना होगा? इंग्लिश न्यूज सुनना होगा, इंग्लिश का राइम्स वगैरह पढ़ना होगा। इंग्लिश लिटरेचर है, आप लिटरेचर का मदद लीजिए, बुक को पढ़िए, उसमें जो बोलता है आप ऑडियो वीडियो क्लास को देखिए, उसमें सुनिएगा, यूट्यूब में सुनिए, रेडियो में सुनिए, टेलीविजन में सुनिए, बहुत सारी चीजें। आप क्या करते हैं? इंग्लिश सुन करके भाग जाते हैं। पहले आप हार मान लेता हो, क्या बोलता है बोलता समझ, हार मत मानिए। अगर आप हिंदी से भी हार मान लेते, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, हिंदी तो दूर की बात है, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करता है, घरेलू भाषा का प्रयोग करता है, वो भी हिंदी से हार मान लेता है। धीरे धीरे अगर वो प्रयास करता है, देखते होंगे कि शूमेकर सब्जी बेचने वाला ग्रोसर सब जो होता है, वो रोड पड़ाव में बैठता है, लेकिन वो भी हिंदी सीख लेता। हिंदी नहीं सीखा है, लेकिन हम जो बोलते, हम जो खरीदार है, हम लोग जो बोलते हैं ये दीजिए वो दीजिए, वो सुनते सुनते दिन रात प्रैक्टिस करता है, उसको भी हिंदी क्या हो गया, क्या हो गया, वो भी हिंदी बोल लिया। पढ़ा नहीं है, वो स्कूल कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ा, हमसे आपसे सीखा है। इंग्लिश में भी यही हाल, इंग्लिश बोलने वाले से आप सीखिएगा, सुनिएगा, लेकिन डरिएगा नहीं, डरिएगा ना, डरते रह जाइएगा। डिफिकल्टीज आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फेस प्रॉब्लम। इफ एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विल बी कम, यू हैव टू नॉट प्रिटेंड, यू हैव टू फेस। व्हेनेवर यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम, यू विल नॉट बी विजिटर। जब तक आप समस्या का सामना नहीं कीजिएगा, डट करके सामना नहीं कीजिएगा, तब तक आप विजेता नहीं बनिएगा। विजेता बनने के लिए जो समस्या आता है, समस्या को झेलना पड़ता है। अगर शत्रु योद्धा जाता है मैदान में लड़ने के लिए, तो वह हार नहीं मानता है। वो अगर हार मान लेता है तो मैदान जाता ही नहीं, मर जाएगा, लेकिन वह अंतिम प्रयास रहता है, हम विजय हासिल करेंगे। जिसका प्रयास एकदम अडिग रहता है, वह विजेता बनता है।
विजेता तो एक तो बंद करते हैं, कोई कोई आएगा। इसलिए समस्या आएगा तो समस्या से डरिए नहीं, समस्या से भागिए नहीं, समस्या को झेलिए, फेस कीजिएगा। जब तक समस्या को फेस नहीं कीजिएगा तब तक फिर आप कमांड नहीं कर पाएगा, उसको सीख नहीं पाएगा। टू लर्न एनीथिंग वी हैव टू लॉस समथिंग, विदाउट लॉसिंग वी कांट गेट एनीथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता, बिना कोई कुछ नहीं मिलता। चाहे रुपया खोइए या समय खोइए या दिमाग खोइए, कुछ खोइएगा तो ही आपको कुछ मिलेगा। इसलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप डिक्शनरी का मदद लीजिए, यूट्यूब चैनल का मदद लीजिए, रेडियो का मदद लीजिए, टेलीविजन का मदद लीजिए। देखिए कैसे आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनिएगा। लेकिन आपको करना होगा, अभ्यास करना होगा, लगातार करना होगा, कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा। ये नहीं 10 दिन में एक दिन कर लिए, 9 दिन बैठिए, नहीं 10 दिन करना होगा। 5 वर्ड याद कीजिए, 10 याद कीजिए, प्रत्येक दिन याद कीजिए, 5 इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस याद कीजिए, लेकिन डेली कीजिए, उसको याद कीजिए। देखिए कैसे आप अंग्रेजी स्पीकर नहीं बन पाते, बिल्कुल नहीं। इसलिए आज हम ये 15 ही सेंटेंस को दिए। मेरा रिक्वेस्ट आपको रहेगा ये 15 सेंटेंस को इतना रट जाइए, इतना आप इसको कंठस्थ कर लीजिए ताकि आपको सोचने का मौका नहीं मिले, कहाँ क्या बोले तुरंत आप जीत पर आपका होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे, जिससे ही आप एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू ऑफ यू। नेक्स्ट डे वी विल आल्सो कम हियर टू ब्रिंग अनदर वीडियो।